दोस्तों, अरविंद केजरीवाल जी को ईडी की कस्टडी के अंदर रखा गया है। आज के कविता की बेल प्ली को भी रिजेक्ट कर दिया गया है और उनकी रिमांड आगे बढ़ा दी गई है। कई लोगों ने, आप सबने मुझसे पूछा कि भाई अब आप बताइए चुनावी प्रोफेसर के रूप में कि दिल्ली में होगा क्या। कल मैंने आपको हर सीट की गणित बताई थी। आज हम पॉसिबिलिटीज करेंगे कि दोनों की पॉलिटिकल मैसेजिंग क्या है। एक तरफ बीजेपी क्या पॉलिटिकल मैसेजिंग चाह रही है और आम आदमी पार्टी क्या पॉलिटिकल मैसेजिंग चाह रही है। इसमें आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल जी की धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल जी का एक वीडियो संदेश आया है। उन्होंने वीडियो संदेश, अरविंद केजरीवाल जी का वीडियो संदेश जो है वो देश के सामने रखा है। ये वीडियो है जो आप देख सकते हैं और यहाँ पे भगत सिंह और बाबा साहेब अंबेडकर, जैसे अरविंद केजरीवाल जी भी भगत सिंह और बाबा साहेब अंबेडकर की फोटो के बीच में वीडियो संदेश देते थे। तो यहाँ पे सुनीता केजरीवाल जी ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल जी का ही वीडियो संदेश है। तो उनके मेन पॉइंट्स क्या है? उनका यह कहना है कि आम आदमी पार्टी को जनता की सहानुभूति, इस पे सवाल यही पूछा जा रहा है कि इसके जो वीडियो संदेश है इससे तीन बातें हैं। जो बड़ी बात है कि वीडियो संदेश देने का मकसद क्या है, कि क्या इससे जनता की सहानुभूति आम आदमी पार्टी को मिल सकती है, क्या महिला वोटरों का ध्यान अपनी तरफ रेखांकित करने की कोशिश की जा रही है, और तीसरा, क्या 2024 में इससे आम आदमी पार्टी अपने वोटर्स पे पकड़ बनाने की कोशिश कर रही है। क्योंकि उनके जब सुप्रीम लीडर को ईडी की कस्टडी के अंदर भेजा गया है, ऐसी स्थिति के अंदर जब पीएमएलए कोर्ट ने भेजा है तो उनके कार्यकर्ताओं के मनोबल का बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है ये। तो इसमें एक और ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर रही है आम आदमी पार्टी कि ये जांच जो है पूरी राजनीति से पीड़ित है। तो ऐसी स्थिति के अगर अंदर जनता के बीच में ये मैसेज चला जाता है कि ये जो पूरी की पूरी जांच है वो राजनीति से पीड़ित है, तो हो सकता है कि सिंपैथी फैक्टर आम आदमी पार्टी के पक्ष में काम करे। तो पूरा आपको अंडरस्टैंडिंग समझने की जरूरत है कि जो सुनीता केजरीवाल जी का वीडियो मैसेज आया है जिसमें वो अरविंद केजरीवाल जी का ही वीडियो या उनका संदेश जो है वो दिल्ली की जनता के सामने रख रही है, उनका मकसद यही है आम आदमी पार्टी का कि उनके कार्यकर्ताओं का मनोबल बना रहे। क्योंकि चुनावी साल है, 2 महीने के अंदर चुनाव के नतीजे आने वाले हैं 70 दिन में, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। वहीं भारतीय जनता पार्टी भी इस भावनात्मक संदेश जो दिया गया है, इस भावनात्मक संदेश के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी भी मैदान में उतर चुकी है। तो भारतीय जनता पार्टी अगर आप देखेंगे उनकी तरफ से जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जैसे आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रोटेस्ट हुए थे, और इसमें केंद्रीय मंत्री आईएनबी मिनिस्टर अनुराग ठाकुर लीड कर रहे हैं पूरे के पूरे चार्ज को। बीजेपी का मकसद क्या है? बीजेपी का मकसद यही है कि दिल्ली के वोटरों में वो अपना संदेश फैलाने की कोशिश कर रही है कि भाई ये पूरा का पूरा मामला करप्शन का है। बीजेपी कह रही है कि अल्टीमेटली ये पूरा मामला करप्शन का है और ईडी की जो गिरफ्तारी है वो जायज है। सो बेसिकली बीजेपी का ऑब्जेक्टिव यही है कि वो चाहती है कि पूरा मैसेज कोई भावनात्मक रूप से ना जाए पर करप्शन के रूप से जाए। और अगर ये करप्शन या भ्रष्टाचार का मामला ग्राउंड पे चला जाता है तो ऐसी स्थिति के अंदर बीजेपी को फायदा भी हो सकता है। तो देखिए, दो तरफ से समझिए। एक तरफ आम आदमी पार्टी एक भावनात्मक संदेश देने की कोशिश कर रही है। आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि ये पूरा का पूरी जो कार्रवाई ईडी कर रहा है वो राजनीतिक कार्रवाई है और जनता के मन में एक सिंपैथी फैक्टर या एक सिंपैथी लाने की कोशिश कर रही है। वहीं बीजेपी कह रही है अपनी तरफ से कि ये कोई भी जो कार्रवाई हो रही है ये कार्रवाई राजनीति से पीड़ित नहीं है। ये पूरी की पूरी जो कार्रवाई है ये इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कोर्ट के अधीन कर रहा है और अल्टीमेटली मामला करप्शन का है। तो अब ये देखना होगा कि जनता के बीच में क्या करप्शन या भ्रष्टाचार का नैरेटिव आगे जाता है या जनता के बीच में सिंपैथी या संवेदना आगे जाती है और ये पूरा का पूरा जो कार्रवाई हो रही है इसको सियासी रूप से देखा जाता है। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इनमें से जो फैक्टर आगे जाएगा उस पार्टी को फायदा हो सकता है 2024 लोकसभा में। ये पूरी गणित समझने के लिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट 24 की सरकार की देखिए। आपके बेटे और आपके भाई अरविंद केजरीवाल जी ने जेल से आपके लिए संदेश भेजा है। दुर्भाग्य देखिए, जो कल तक नैतिकता की बात करते थे आज वो कहते हैं कि मैं जेल से सरकार चलाऊंगा। शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर दिल्ली में सियासी संग्राम जारी है। आम आदमी पार्टी समेत समूचा विपक्ष केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ एकजुट है।
दिल्ली में प्रदर्शन के जरिए विपक्ष ने एकता दिखाने की कोशिश की और केंद्र पर निशाना साधा। धरना प्रदर्शन की राजनीति के बीच गिरफ्तारी के 39 घंटे बाद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता के नाम पहला संदेश भेजा, जिसे उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने पढ़कर सुनाया। दिल्ली की मेरी माँ बहनें सोच रही होंगी, केजरीवाल तो अंदर चला गया, पता नहीं अब 1000 रुपया मिलेगा या नहीं। मेरी सभी माताओं और बहनों से अपील है, अपने भाई और अपने बेटे पर भरोसा रखो। ऐसी सलाखें नहीं जो आपके भाई और आपके बेटे को ज़्यादा दिन अंदर रख सके। केजरीवाल ने जेल से संदेश भेजकर लोगों से भावनात्मक तौर पर जुड़ने की कोशिश की। दूसरी ओर बीजेपी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आप के खिलाफ आक्रामक है। दिल्ली बीजेपी के नेताओं ने राजघाट पर जमकर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का संकल्प लिया। भ्रष्टाचार पर छिड़ी तकरार पर फिलहाल थमने के आसार नहीं है और न ही बीजेपी इसे छोड़ने के मूड में है। मैंने कहा था किंग पिन का नंबर भी आएगा और कल किंग पिन का नंबर आया, लेकिन इससे बड़ा दुर्भाग्य देखिए, जो कल तक नैतिकता की बात करते थे आज वो कहते हैं कि मैं जेल से सरकार चलाऊंगा। 24 के चुनाव से पहले केजरीवाल की गिरफ्तारी सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए बड़ा मुद्दा है। लड़ाई अब अदालत के साथ ही जनता की अदालत में भी है, लिहाजा जोर आजमाइश भी पूरी हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो सवाल यही है कि दिल्ली में आगे होगा क्या। पर आप ये पूछ रहे होंगे कि क्या जब पहले ऐसा हुआ है तो उस संबंध में राजनीति उस राज्य की कैसे बदली है। भाई ऐसा पहले बिहार के अंदर भी हो चुका है, जब लालू प्रसाद यादव को 1997 में जो है जेल में भेजा गया था। पहली बार अभी 1997 में लालू प्रसाद यादव जेल गए थे। इन पर चारा घोटाला वैसे प्रूव हो चुका है। इस वक्त 1997 में वो जेल गए थे, उसमें उन्होंने अपनी धर्मपत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया था। तो जब लालू प्रसाद यादव जेल गए थे तो उन्होंने राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया था। और उसके बाद हुआ क्या था, बिहार का विधानसभा चुनाव जो हुआ था उसमें लालू की पार्टी की जीत हुई थी और उसके बाद उन्होंने तेज प्रताप तेजस्वी को धीरे धीरे राजनीति में उतारा। पर उतने वोटों से जीत नहीं हुई थी जितने वोटों से पिछली बार हुई थी। इसको मैं और डिकोड करना चाहूंगा तो मैं दिखाना चाहता हूं कि ध्यान से देखिए, मैं वही कह रहा हूं, उतने वोटों से जीत नहीं हुई थी जितने वोटों से होनी पिछली बार हुई थी। तो इन दोनों के बीच में 1997 का साल आया था। 1995 के अंदर आरजेडी को 167 सीट्स मिली थी, बीजेपी 41, कांग्रेस 29। आरजेडी को 167 सीट्स। 1997 में लालू प्रसाद यादव जेल गए थे चारा घोटाला में और उसके बाद में उन्होंने राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया था। तो 2000 का जो चुनाव हुआ था, इस 2000 के चुनाव में 124 सीट, मतलब डायरेक्ट अगर आप देखेंगे लगभग 40 सीट आरजेडी की कम हुई थी। और ये जो 40 सीट कम हुई थी उसके बावजूद सत्ता के अंदर विधानसभा इलेक्शंस के अंदर आरजेडी आई थी। पर अगर आप देखेंगे कि वोट जो है, नंबर ऑफ सीट्स जो है वो कम हुई थी। तो एक प्रभाव तो पड़ा था, पर इतना बड़ा प्रभाव नहीं पड़ा था लालू प्रसाद यादव के केस के अंदर कि वो नेक्स्ट चुनाव हार गए। अगर वोट के फंड में आप देख लें, अभी मैं दिखाना चाहता हूं वोट के फंड में, आपको दर्शकों को दिखाना चाहता हूं वोट शेयर अगर मैं दिखा सकूं आरजेडी का। तो अगर आप वोट शेयर में भी देखना चाहेंगे तो वोट शेयर में भी आपको ध्यान देने की जरूरत है कि वोट शेयर के अंदर भी इसमें काफी बड़ा चेंज आया था। तो वोट शेयर भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे वोट शेयर जो था आरजेडी का, वो वोट शेयर में करीबन 5 से 4% तक का डिप आया था। तो जो वोट शेयर हुआ था इसमें भी डिप देखने को मिला था। तो आरजेडी की सीटें भी कम हुई थी और वोट शेयर के अंदर भी डिप हुआ था, परंतु वो इनफ डिप नहीं था कि आरजेडी जो है वो सरकार से हट जाए। आरजेडी वापस से सरकार में आई थी, उस वक्त राबड़ी देवी चीफ मिनिस्टर बनी थी। अब ऐसा सिस्टम जो है और ऐसी स्थिति जे जयललिता के साथ में भी हुई थी। जे जयललिता साउथ में तमिलनाडु की बड़ी नेता थी, उनको भी जेल में सजा मिली थी। 27 सितंबर 2014 के अंदर जे जयललिता जो है उनको जेल जाना पड़ा था। उसके बाद में जेल जाने के समय वो तमिलनाडु की चीफ मिनिस्टर थी। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि उन्हें ऑब्वियस उसके बाद में विकल्प के रूप में उन्होंने पन्नाई सेल्वन को चीफ मिनिस्टर बनाया था, ओपीएस को चीफ मिनिस्टर उन्होंने बनाया था। और उसके बाद में जयललिता को राजनीतिक नुकसान
वोटों के पॉइंट ऑफ व्यू से हुआ था, पर अगला चुनाव वो वापस से जीती थी। तो 2016 के अंदर सीटें उनकी घटी थी, पर जयललिता वापस से चीफ मिनिस्टर बनी थी, तो उनकी सीटें जरूर घटी थी, पर वापस से उनकी सीटें जो है वो घटी थी, पर ओवरऑल वो वापस से सत्ता के अंदर आई थी। तो ध्यान से अगर आप देखेंगे, जो मैं बताना चाहता हूं, वोट शेयर की जो मैं बात कर रहा था कि 203 सीटें AIADMK की आई थी विद 51.93% वोट शेयर, ये 2011 में आई थी। 2011 में एक तरफा उनका राज था, फिर बीच में उनको जेल 2014 के अंदर जेल जाना पड़ा था। तो 2016 का चुनाव, जेल के बाद का जो चुनाव है, इसमें उनकी 136 सीट्स आई थी। तो अगेन वहां पे भी आप देखेंगे 40 सीट का नुकसान हुआ था, यहां पे भी AIADMK को लगभग 40 से ज्यादा सीटों का नुकसान हुआ था और 11% वोट शेयर कम हुआ था। उसके बावजूद जो सत्ता के अंदर आई थी, सत्ता के अंदर उस वक्त भी AIADMK आई थी, पर DMK के जो सीट्स अगर आप देखेंगे 60 से ज्यादा सीट्स बढ़ी, उनका वोट शेयर लगभग उतना ही रहा। सो ओवरऑल दोनों से कंक्लूजन यही निकाला गया कि दोनों के असेंबली इलेक्शंस के अंदर RJD हो गई या जयललिता की पार्टी AIADMK की हो गई, उनका वोट कम हुआ, सीटें कम हुई, पर वो सत्ता में ही आए। पर यहां हम बात कर रहे हैं लोकसभा चुनाव की, और लोकसभा चुनाव के अंदर देखना दिलचस्प होगा। सो ओवरऑल असेंबली इलेक्शंस में इसका क्या असर रहा कि AIADMK सबसे बड़ी पार्टी के रूप में वापस से मर्ज हुई, पर सीट और वोट उसकी कम हुई। तो वो दोबारा मुख्यमंत्री बनी, पर उसका मुख्यमंत्री बनी, वो नेशनल एक्सपेंशन नहीं कर पाई। तो यहां पे हम जो बात कर रहे हैं दर्शकों, और आपको इस क्लास के अंदर जो भी अभी फॉलो कर रहा है, ये जानने की जरूरत है कि जितना भी असेंबली लेवल की बातें हुई थी, ये जितने भी नेता थे, जयललिता या RJD के लालू प्रसाद यादव, ये दोनों जो हैं, इन दोनों ने अपने स्टेट के अंदर अपना दबदबा कायम रखा था, परंतु स्टेट से ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाए। एक या दो स्टेट, ये दोनों तो एक स्टेट तक ही सीमित हो गए थे। तो ये बात है कि इनकी उस स्टेट के अंदर भी सीट और वोट कम हुई थी, पर वो वापस से सत्ता में आए थे। अब देखना ये होगा कि लोकसभा पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा, क्योंकि लोकसभा पॉइंट ऑफ व्यू से ये टेस्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी रिसेंट में एग्जाम्पल लिया जाता है, और ये अलग एग्जाम्पल है। हेमंत सोरेन जो है वो जेल गए हैं, जो झारखंड के मुख्यमंत्री थे, तो उनको भी ईडी ने एक करप्शन के मामले के अंदर वो जेल गए थे। उन्होंने सीएम पद छोड़ा था। तो झारखंड में और दिल्ली में फर्क यही है कि झारखंड में हेमंत सोरेन को सीएम पद छोड़ना पड़ा था, उन्होंने सीएम पद छोड़ा था। सीएम पद छोड़ने के बाद में उन्होंने चंपाई सोरेन को, अपने रिश्तेदार को, वापस से इस झारखंड का मुख्यमंत्री बनाया था। सरकार स्थिर तो रही थी, पर परिवार में फूट पड़ी। हेमंत सोरेन की जो पत्नी है, हेमंत सोरेन की पत्नी जो है कल्पना, वो राजनीति के अंदर आई, और हेमंत सोरेन की जो रिलेटिव है, भाभी है सीमा सोरेन, उनको जेएमएम से इस्तीफा देना पड़ा, और वो अब बीजेपी से चुनाव लड़ सकती हैं। पर उन्होंने ओवरऑल जो है इस्तीफा दिया है, और उन्होंने इस्तीफा जेएम से दिया है। तो अगर आप देखेंगे झारखंड के केस में हेमंत सोरेन को रिजाइन करना पड़ा, उनकी पार्टी जो है उसमें फूट हो गई, उनकी जो भाभी है वो जेएमएम छोड़ना पड़ा उनका, अब वो बीजेपी से चुनाव लड़ सकती है। तो ये बड़ी बात है। अब मोटा मोटा क्या है, हमने दो एग्जाम्पल्स देखे। हमने अभी तक इस क्लास में ये सीखा है कि जो भी नेता चीफ मिनिस्टर रहा, उसके बाद उसको रिजाइन करना पड़ा और जेल गया, वो असेंबली में तो वापस आया, परंतु उसका राष्ट्रीय एक्सपेंशन जो है वो इतना नहीं हो पाया। अब 2024 नरेंद्र मोदी की सुपर एनडीए बनाम इंडिया अलायंस है, तो उसमें देखना होगा कि जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब ईडी की कस्टडी में गए, क्या वो आम आदमी पार्टी का जो एक्सपेंशन है, क्या वो हो पाता है? क्या दिल्ली और पंजाब के अंदर वो दोनों में अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं, या सिर्फ दिल्ली के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं, या दिल्ली और पंजाब के अलावा भी अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। तो अब दिल्ली कैसे चलेगी, इसमें पहली बात यह है कि क्या अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने रहेंगे कि नहीं बने रहेंगे, ये देखना हमको इंपॉर्टेंट है। क्या इस सिस्टम में, क्यों हम कह रहे हैं, क्योंकि अभी के सिस्टम में अभी जो उनको छूट दी गई है, उनकी धर्मपत्नी और सेक्रेटरी से मुलाकात करने की छूट दी गई है। तो वो कैबिनेट के कलीग से नहीं मिल सकते, मंत्रियों से नहीं मिल सकते, पर पत्नी से मिल सकते हैं, और पत्नी के साथ में वो जो है अपने एक लॉयर से भी मिल सकते हैं। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो क्या
इसीलिए अगर आप देखेंगे कि उन्होंने जो संदेश भी दिया है अपना, वो अपनी धर्म पत्नी के जरिए दिया है, क्योंकि अभी उनको अलाउ किया गया है कि अपनी पत्नी से वो बातचीत कर सकते हैं हर दिन। तो 28 मार्च तक सरकार ऐसे ही चलेगी। 28 मार्च तक उनको जो भी संदेश देना होगा वो उनकी धर्म पत्नी के थ्रू देंगे, क्योंकि उनको ये कोर्ट द्वारा अलाउ किया गया है। अब अगर मोटी मोटी बात करें कि इसमें हो क्या रहा है, इसमें आम आदमी पार्टी और बीजेपी की तरफ से स्ट्रैटेजी क्या है। एक तरफ आम आदमी पार्टी की तरफ से स्ट्रैटेजी यही है कि सहानुभूति की लहर अगर दिल्ली की जनता के अंदर चले जाए तो उसको फायदा होगा। बीजेपी की तरफ से स्ट्रैटेजी यही है कि जो भ्रष्टाचार का मामला है, ये भ्रष्टाचार की बात दिल्ली की जनता तक चली जाए तो भारतीय जनता पार्टी इससे गेन कर सकती है। ऐतिहासिक रूप से क्या कभी सहानुभूति की लहर हमने देखी है हिस्टोरिकली, नेशनली, कुछ स्पेसिफिक इंस्टेंस में। 1977 में हमने देखा था किस तरीके से जब जेपी का आंदोलन हुआ था, इंदिरा गांधी के विरुद्ध में एक पूरी की पूरी लहर चली थी और ऐसे संबंध के अंदर कांग्रेस की सीटें कम हो गई थी। तो क्या यहाँ पे अभी ऐसी स्थिति है कि कोई जयप्रकाश नारायण टाइप हो सकता है? ये देखना होगा, क्योंकि 2014 से 19 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ग्राफ बढ़ा है, जनता उनको और ज्यादा स्वीकार करती है और उनकी हर बात को आगे ले जाती है। तो विपक्ष सोच रहा है कि भाई ये 1977 जैसी स्थिति बनाए। वहीं दूसरी बार एक और सहानुभूति की लहर हुई थी जब इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद में कांग्रेस पार्टी के पक्ष में पूरा माहौल चला गया था। तो आप देखिए सिर्फ 6 से 7 सालों के अंदर तब राजीव गांधी को 414 सीटें मिली थी। ये देखना बहुत ज्यादा दिलचस्प होने वाला है कि यहां पे अगर आपने देखा कि 1984 के अंदर राजीव गांधी को 414 सीट मिली थी, तो यहां कांग्रेस के पक्ष में सहानुभूति गई थी और उसके पहले अगर आपने देखा होगा कांग्रेस के विरुद्ध सहानुभूति की लहर थी, और ये सिर्फ और सिर्फ गैप ऑफ 7 इयर्स में हुआ था। तो विपक्ष सोच रहा है कि पहले जैसा हो, ना कि इस तरीके का हो। तो दोस्तों मेरा इस पे फाइनल, आपके चुनावी प्रोफेसर के रूप में मेरा फाइनल विश्लेषण क्या है? मेरा फाइनल विश्लेषण यही है दोस्तों कि जेल से सरकार चलाने में काफी दिक्कत आएगी। ये चलाना काफी कठिन है। इसमें कई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जो है वो इसमें आएंगी और इस पे कई पिटिशंस भी लग सकती है। जेल से सरकार चलाना कठिन है क्योंकि तिहाड़ जेल मैनुअल के हिसाब से आपको काउंटर सिग्नेचर जेल अथॉरिटी का करना होता है। उसके रूल्स ये कहते हैं कि जेल से अगर आप मान लीजिए किसी को भी मिलना है तो उसमें एक मिलने की भी सीमा होती है और गोपनीयता नहीं रहती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जेल से सरकार चलाना काफी कठिन है दोस्तों। आपका होमवर्क, पिछली बार मैंने आपको होमवर्क नहीं दिया था क्योंकि आप में से कई लोगों ने मुझे मैसेज किया था कि सर होमवर्क आज मत दो, तो मैंने कल आपको होमवर्क नहीं दिया था, पर आज होमवर्क करना जरूरी है, इसीलिए आज होमवर्क तो मैं आपको दूंगा। तो आपका होमवर्क आज का यही है दोस्तों कि आपको बताना है कि दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री का नाम, दिल्ली की पहला महिला मुख्यमंत्री कौन है? इसका जवाब आप 24 की सरकार का 8588 पे दे सकते हैं। 8588 05811 पे, 8588 05811 पे। तो दोस्तों आज की क्लास में आपने 3 बातें सीखी। पहला कि आम आदमी पार्टी की पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी यही है कि संवेदना की लहर जो है वो जनता के बीच में जाए, जिससे उनको एक राजनीतिक लाभ भी हो सकता है और वो प्रूव कर सके कि पूरी कार्रवाई राजनीतिक है, पक्षपात से परे है। दूसरा, बीजेपी की स्ट्रैटेजी यही है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है भ्रष्टाचार का जो मामला है वो जनता के बीच में जाए, जिससे कि आम आदमी पार्टी को हैवी नुकसान हो सके, क्योंकि आम आदमी पार्टी की पूरी नींव ही भ्रष्टाचार के खिलाफ की थी। और तीसरा जो सबसे बड़ी बात है कि ग्राउंड की बात है दोस्तों, कि जेल से सरकार चलाना बहुत कठिन है। मेरे साथ आपके चुनावी प्रोफेसर के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Z News.